Hello everyone, so welcome to the next lecture of chemical bonding, and let us start with the question number 25. Discuss the hybridization of NH3, H2O and SO2. तो पहला केस लेते हैं अमोनिया का। तो ऑब्वियसली अमोनिया का स्ट्रक्चर हमने पहले पढ़ा हुआ है। इट्स अ पिरामिडल शेप एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो हाइब्रिडाइजेशन हम हमेशा सेंट्रल एटम की निकालते हैं, ठीक है। टर्मिनल एटम के भी हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। तो सेंट्रल एटम जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन लिखेंगे, दैट विल बी 1s2, 2s2 एंड 2p3, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पे बॉन्ड में एक्चुअली कितने बनाने हैं? बॉन्ड बनाने 3। तो हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो हम बोलेंगे कि अगर हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो हमें फिर हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि 3 तो हैं यहाँ पे, राइट। तो उन तीनों को यूज़ करके अगर बॉन्ड बना लें, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो 1s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा। तो तीनों हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन 2p के इन सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के साथ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बना लेंगे और तीनों एक जैसे होंगे, क्योंकि तीनों sp ओवरलैप हो रहे हैं। तो तीनों की बॉन्ड लेंथ स्ट्रेंथ बराबर होनी चाहिए। तो फिर तो यहाँ पर प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। जैसे CH4 में एक SS ओवरलैप आ रहा था, 3 sp आ रहे थे, पर यहाँ तो तीनों ही sp आ रहे हैं, तो बॉन्ड लेंथ और स्ट्रेंथ तो बराबर आ रही हैं। बट द पॉइंट इज, एक s ऑर्बिटल अगर 3p के साथ, जैसे मतलब एक बार px के साथ ओवरलैप करेगा, ये मान लेते हैं px के साथ, तो इसका जो डायरेक्शन आएगी, क्योंकि s के पास तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो डायरेक्शन तो p के साथ ही आएगी, क्योंकि p तो px एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही आ सकता है। s का तो कोई शेप नहीं है, मतलब स्फेरिकल है वो, तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ नहीं है। तो px के साथ बॉन्ड बनेगा x एक्सिस में, py के साथ y में और pz का z एक्सिस में। तो तीनों बॉन्ड परपेंडिकुलर आने चाहिए। पर यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल आ रहा है दैट इज, अगर हम 1 सेकेंड, नॉट, दो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड्स के बीच का एंगल देखते हैं, दैट इज 107 डिग्रीज। तो 1007 कैसे आ रहा है, ठीक है। और इसकी ज्योमेट्री भी जो है, अगर 90 पे अगर एंगल होते तो ऐसी नहीं आनी चाहिए थी। ये तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे? यहाँ पर S और P ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट की ज़रूरत नहीं पड़ी, ग्राउंड स्टेट में ही हो गया। तो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन हम लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन के पास क्या हो जाएगा, 1s था, और उसके बाद sp3 के 4 हो गए, तो ये 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, क्योंकि चारों की एनर्जी और शेप सेम होगी, ठीक है। तो इनमें से 3 तो सिंगली फिल्ड हैं, पर एक में पेयर बना हुआ है। तो ये वाला पेयर कौन सा है? ये है नाइट्रोजन वाला लोन पेयर। तो हम बोलते हैं कि लोन पेयर इज इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो लोन पेयर यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। और ये जो 3 हैं, ये 3 यूज होंगे सिग्मा बॉन्ड बनाने में, ठीक है, यूज्ड इन बॉन्डिंग विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ जो सिंगल बॉन्ड बनेगा उसमें नाइट्रोजन की तरफ से sp3 और हाइड्रोजन की तरफ से s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, तो sp3 s से बनेगा। तो क्योंकि ये sp3 है, तो sp3 की वजह से क्या होगा, जो ज्योमेट्री आएगी वो टेट्राहेड्रल आएगी, क्योंकि 4 आपके पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे, तो चारों टेट्राहेड्रन के एक एक कॉर्नर पे जाएंगे। पर तब अगर बॉन्ड एंगल 109.5 आना चाहिए था, और उससे जो यहाँ पे डेविएशन आ रही है दैट इज बिकॉज एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होती है। तो अनइक्वल रिपल्शंस की वजह से बॉन्ड एंगल भी थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। तो ज्योमेट्री इसकी तभी एक्सप्लेन हो पाई जब हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात की, करेक्ट। अब नेक्स्ट इज, तो ये याद रखना, ये वाला पॉइंट आगे हम यूज करेंगे कि इसका लोन पेयर जो ये किस में था, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, ये प्योर p या प्योर s में नहीं है। पहले अगर ग्राउंड स्टेट में देखते तो ये s ऑर्बिटल में था लोन पेयर, पर अब ये
sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। नाउ नेक्स्ट इज H2O। तो H2O में जो स्ट्रक्चर है दैट इज टेट्राहेड्रल। और कभी कभी बच्चों को क्या लगता है कि सर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये टेट्राहेड्रल कैसे लग रहा है, ये तो दिख नहीं रहा टेट्राहेड्रल जैसा। जैसे CH4 में हम जनरली बनाते हैं तो हम इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये दिखता है, हाँ ठीक है टेट्राहेड्रल दिख रहा है। वाटर तो बोलते हैं कि V शेप में ही दिख रहा है। देखो ये जो लोन पेयर है ये हाइड्रोजन के लाइन में नहीं है कि इसी लाइन में ये आगे जाके लोन पेयर आ गया। आप जैसे कि CH4 ड्रॉ कर रहे हो आप वैसे ही वाटर का भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ये एक बॉन्ड की जगह ये एक लोन पेयर और दूसरे बॉन्ड की जगह ये दूसरा लोन पेयर। तो देखने में ये थोड़ा सा डिफरेंट लगता है क्योंकि हम लोन पेयर इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बॉन्ड की तरह नहीं इसको रिप्रेजेंट कर रहे, बट दिस इज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और शेप के लिए हम लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते, तो शेप इसकी बेंट आती है। तो सेंट्रल एटम है यहाँ पे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन देखेंगे तो 1s2 2s2 2p4, तो पेयर आ गया, दो आगे सिंगल। अब यहाँ पर भी दो ही बॉन्ड बनाने हैं तो दो बॉन्ड बनाने के लिए दो सिंगल इलेक्ट्रॉन काफ़ी हैं। पर अगेन जो एंगल्स हैं एंगल एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगे इससे, ठीक है। एंगल के अकॉर्डिंग ये अगर दो p ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहे हैं तो उनके बीच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। पर जो वाटर है वाटर में एंगल कितना है 104.5 डिग्रीज। तो इसके लिए अगेन ये S और 3p हाइब्रिडाइज करेंगे। तो ये 1s ये 2s ये 2p। तो यहाँ पे आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास 1s तो एज इट इज़ रहा। अब 2s और 2p अलग नहीं बचे, वो 4 ऑर्बिटल हो गए, 1 2, ठीक है। अब इसमें क्या है, दो अनपेड है, बाकी दो की पेयरिंग हो रखी है। तो दो की पेयरिंग हो रखी है और दो अनपेड हैं। अब ये जो अनपेड हैं ये बनाएंगे बॉन्ड, ठीक है। तो ये यूटिलाइज होंगे बॉन्डिंग विद हाइड्रोजन में। और ये जो दो हैं ये दो हो गए लोन पेयर। तो दोनों लोन पेयर का कैरेक्टर एक जैसा है क्योंकि दोनों लोन पेयर किस में है, sp3 में है। अदरवाइज एक लोन पेयर s में था और एक लोन पेयर p में था। तो एक का स्फेरिकल कैरेक्टर होगा, स्फेरिकल की कोई डायरेक्शन नहीं आएगी और p की डायरेक्शन प्रॉपर्टी होंगी। पर अगर दोनों लोन पेयर का कैरेक्टरिस्टिक सेम रखना है तो दोनों को ही sp3 में मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल में रखना पड़ेगा। तो इस हाइब्रिडाइजेशन से ही इसकी भी ज्योमेट्री और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो पा रही हैं। फिर अगेन वो बॉन्ड एंगल वाला पॉइंट कि 90 डिग्री क्यों नहीं आया, 109.5 क्यों नहीं आया अगर टेट्राहेड्रल था, क्योंकि दो लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर से अनइक्वल रिपल्शन क्रिएट होंगी। लोन पेयर की स्ट्रांग है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर पी है और लास्ट में है बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो इस तरह से SO2 की भी हम डिफाइन कर सकते हैं। SO2 में क्या होता है, S डबल बॉन्ड O, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए और एक बच गया पेयर। तो सल्फर का ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस इज, और देखो यहाँ 1s2 से स्टार्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम इसका वैलेंस कन्फिग्रेशन देखेंगे। तो वैलेंस क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली का है तो इसका भी S2p4 होगा। तो S में 2 होंगे और 3p में ये 3s हो गया, ये 3p हो गया, यहाँ पर 2 3 4। अब इसमें अगेन यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें सिर्फ दो ही सिग्मा बॉन्ड बनाने, क्योंकि जो डबल बॉन्ड बने हैं, डबल बॉन्ड में जो पहला बॉन्ड है वो सिग्मा है। तो इसके बाद दो सिग्मा बॉन्ड हैं और दो हैं पाई। सिग्मा बॉन्ड बनते हैं एक्सियल ओवरलैप से, तो हाइब्रिड के ओवरलैप से बनेंगे सिग्मा। पर पाई बॉन्ड किससे बनेंगे, पाई बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे पी के ओवरलैप से, मतलब प्योर पी के ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनते हैं, राइट। तो हमारे पास दो पाई बॉन्ड तो यहाँ पे बन रहे हैं। तो दो पाई बॉन्ड बनाने के लिए दो पी ऑर्बिटल तो हमें चाहिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, और एक हमारे पास लोन पेयर भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इस केस में ये जो प्रॉब्लम आएगा कि हमारे पास दो पाई बॉन्ड बनाने हैं तो दो पी ऑर्बिटल हमें चाहिए। तो अगर इसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर, उसको एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। तो दो आपको p चाहिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने के लिए,
और 2 चाहिए हमें पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो 4 तो होते नहीं हैं। तो इसमें इस स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम होगी, तो हम इसका जो अल्टरनेट लुईस स्ट्रक्चर है जिसमें सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में एक बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक रहेगा सल्फर के पास पेयर और एक बन जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, तो देखो ये लेफ्ट वाला जो बॉन्ड बना है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर ने दिए, ऑक्सीजन के अपने 6 वैलेंस उसी के पास रहे। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि एक ही पाई बॉन्ड है, तो sp2 जो पार्टिसिपेट कर रहा है, ये s और ये 2p, इनमें से ये वाला जो पेयर था, ये पूरा पेयर ये वाला बॉन्ड बनाने के लिए, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ हो गया। मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसको इलेक्ट्रॉन देने की, तो शेयरिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर की तरफ से ही यूज़ हो गए। तो ये आ गया एक अपना लोन पेयर। ये वाला जो पेयर है ये हम बोल सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यूज़ हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो था ये शेयरिंग वाले बॉन्ड में, मतलब यहाँ से एक s का होगा एक p का आएगा, और ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है ये पाई बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ होगा। अब आप बोलेंगे कि ये जो जुगाड़ हमने किया एक्सप्लेन करने के लिए, ये क्यों किया? ठीक है, क्योंकि ये वाला जो सल्फर है ये वाला स्ट्रक्चर ये रेजोनेंस में रहेगा, क्योंकि इसका एक और स्ट्रक्चर इस तरह से भी बन सकता है। तो जुगाड़ इसलिए हमने किया क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता हो। हाइब्रिडाइजेशन हम तभी यूज़ करते हैं जब ज्योमेट्री नॉर्मल ओवरलैपिंग से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, उसके बॉन्ड एंगल एक्सप्लेन नहीं हो रहे, या उसकी बॉन्ड लेंथ या अरेंजमेंट एक्सप्लेन नहीं हो रहा। कुछ केसेस ऐसे भी आएंगे आपको हाइब्रिडाइजेशन यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन हर एक मॉलिक्यूल में ज़रूरत पड़ती है। जिसकी ज्योमेट्रीज नॉर्मल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो रही हैं वहाँ पर आपको हाइब्रिडाइजेशन लगाना है। अदरवाइज प्योर p ऑर्बिटल प्योर s ऑर्बिटल भी हाई बॉन्डिंग कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं होता। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा एक टूल है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम वहीं पे इसको लगाते हैं। ठीक है, तो ये समझना। तो जब तक आपको ज्योमेट्री का आइडिया नहीं है हम ये नहीं समझ पाएंगे या नहीं डिसाइड कर सकते कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन को यूज़ करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसका जो बॉन्ड एंगल SO2 का दैट इज़ अराउंड 119 डिग्री बॉन्ड एंगल। और जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ भी ऐसा नहीं है कि डबल बॉन्ड की हो या सिंगल बॉन्ड की हो। जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच की है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.5 है। तो दैट सपोर्ट्स दिस थ्योरी कि हाँ ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। कभी एक का डबल है कभी एक का सिंगल है, तो एक्चुअल जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.5 मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है। क्योंकि जो बॉन्ड लेंथ है एक्चुअल वो ना तो सिंगल बॉन्ड लेंथ की वैल्यू से मैच करती है ना डबल से मैच करती हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल डेटा को मैच करते हुए हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन यूज़ करनी है और कहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल। तो जब हमें 4 से ज़्यादा बॉन्ड बनाने पड़ रहे हैं तो sp3 सफिशिएंट नहीं है, वी नीड 1 मोर ऑर्बिटल, तो तब हमें d ऑर्बिटल यूज़ करने पड़ते हैं। तो द एलिमेंट्स इन द थर्ड पीरियड, जो थर्ड पीरियड के हैं मतलब ऑक्सीजन से बिलो, जैसे फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, दे कंटेन d ऑर्बिटल्स इन एडिशन टू द s एंड p। तो उनके पास एडिशनल d ऑर्बिटल्स होते हैं, वो खाली होते हैं, पर जब ज़रूरत पड़े तो वी कैन यूटिलाइज दोज एम्प्टी d ऑर्बिटल्स फॉर द बॉन्डिंग पर्पस और फॉर द हाइब्रिडाइजेशन पर्पस। तो अंडर सर्टेन कंडीशन, ऐसा नहीं कि हम कभी भी यूज़ कर लेंगे, ओनली अंडर सर्टेन कंडीशन दीज d ऑर्बिटल्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन विद 3s एंड 3p और विद 4s एंड 4p। ठीक है, अब रीज़न क्या है? स्मॉल डिफरेंस इन देयर एनर्जीज, कि 3d वाले 3s और 3p से भी कंबाइन कर जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, और किससे? 4s और 4p से भी कर जा रहे हैं। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया हुआ है कि 3p, 3d और 4s इन तीनों की मिक्सिंग कभी नहीं होगी, क्योंकि इन तीनों में जो एनर्जी डिफरेंस है वो काफ़ी लार्ज है। और हाइब्रिडाइजेशन के हमने पढ़ा था कि एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए। तो जब हम 3s और 3p और 3d इन तीनों को यूज़ करते हैं तो हम लिखते हैं sp3d, कि जो d यूज़ हो रहे हैं वो ये बाहर वाला ही है, मतलब उसी शेल में 3s के बाद 3p आता है डिस्टेंस में, और डिस्टेंस उसके बाद 3d आता है। तो जब उसी शेल के d यूज़ हो रहे हैं तो वो p के बाद ही आएंगे, तो sp3d।
पर जब आप 3D को 4s और 4p के साथ यूज़ कर रहे हो तो d अंदर वाली शेल का है, थर्ड शेल का है, जबकि s और p फोर्थ शेल के हैं, तो d पहले लिखना है, तो DSP3। तो ये डिफरेंस आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक्स में। तो DSP3 बोलने का मतलब है कि इनर d ऑर्बिटल यूज़ हुए हैं, sp3d का मतलब है कि उसी के सीक्वेंस में जो आगे की d ऑर्बिटल हैं वो यूज़ हुए हैं। तो इस तरह की हम जो मेथड है इसको यूज़ करेंगे डिफाइन करने के लिए कि कौन सा d ऑर्बिटल है, राइट। तो इतना आपको समझ आ गया एक बार, तो प्लीज़ नोट इट डाउन। अब देखो इस केस में एक जो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास यहाँ पे आती है, सबसे सिंपल, पर इसकी जो डिटेल है वो अभी तो हमने नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 12th क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर्स में। तो एक हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगी डी वाली वो आएगी DSP2, ये 4 के लिए ही है, मतलब ये sp3 की जगह आती है, क्योंकि ये 4 हैं तो इसमें जो d यूज़ होता है वो है dx² - y² प्लस s प्लस px प्लस py, और ये है स्क्वेयर प्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में 4 बॉन्ड बन रहे हैं। यहाँ सेंट्रल एटम हो गया और ये 4 पोजीशन पे। तो ये 4 पोजीशन कैसी हैं, जैसे मान लो ये x एक्सिस है तो ये x के 2 कॉर्नर पे, और ये y एक्सिस है तो y के 2 कॉर्नर पे। तो अलोंग द एक्सिस बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं, जैसे कि सेंट्रल एटम A ले लेते हैं और जो 4 बॉन्ड है वो B के साथ बन रहे हैं, AB4, इस तरह का अरेंजमेंट है। तो चारों बॉन्ड अलोंग द एक्सिस बन रहे हैं, तो हमें ऑर्बिटल भी ऐसे चाहिए थे जो अलोंग द एक्सिस हों। तो D के पास 5 ऑर्बिटल हैं, उनमें से हमने स्पेसिफिकली इसको लिया क्योंकि इसके जो लोब्स हैं वो अलोंग द एक्सिस होते हैं। तो जब आपको अलोंग द एक्सिस बॉन्डिंग करनी तो वो लोब यूज़ होंगे। अगर आपको इन बिटवीन द एक्सिस करनी हो तब आप DXY ले सकते हो, YZ ले सकते हो, XZ ले सकते हो, राइट। तो ये 4 का सेट है, स्क्वेयर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री है। दिस वी विल स्टडी इन डिटेल इन द 12th क्लास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसके एग्जाम्पल क्योंकि NCERT ने ऑलरेडी दे रखे हैं, जैसे NiCN4 2 नेगेटिव, ठीक है, PtCl4 2 नेगेटिव। तो एग्जाम्पल में कभी आ जाए तो आप डायरेक्टली बोल देना, लिख देना, पर ये सारे स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या है, इसका नाम क्या है, इसकी बॉन्डिंग कैसी है, ये 12th क्लास में ही आएगा, ठीक है। तो बस याद करने के लिए भी थोड़ा NCERT में था तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट इज द sp3d, कि sp3 तक तो 4 बॉन्ड बन गए, 5वां बनना है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन यूज़ करेंगे। एंड इस ज्योमेट्री को पढ़ा हुआ हमने, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल 5 के लिए होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल। तो देखो फॉस्फोरस में जो ग्राउंड स्टेट है, दैट इज वैलेंस की बात करें अगर हम, तो 3s2 देन 3p3, ठीक है, नाइट्रोजन जैसा, और Mt3d भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो 3s 3p 3d, राइट। अब हमें बॉन्ड कितने बनाने हैं, 5। हमारे पास अनपेड कितने हैं, 3। तो S से एक इलेक्ट्रॉन हम एक्साइट करेंगे, तो एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3s में 1, 3p में 3 अनपेड बचेंगे यहाँ पे, और D में 1 2 3 4 5। तो देखिए D में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब हमारे पास टोटल 5 अनपेड हैं। तो ये पांचों मिक्स करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। तो ये मिक्स टू जनरेट, तो मिक्सिंग रिजल्ट्स इन 5 sp3d ऑर्बिटल्स। उनकी इक्विवेलेंट एनर्जी होगी, इक्विवेलेंट शेप होगी, और सभी में एक एक क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो आएगा और शेयरिंग होगी, फाइनली बॉन्ड बन जाएगा। तो मान लीजिए क्लोरीन की तरफ से जो बॉन्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे क्लोरीन की तरफ से, तो बन गए 5 बॉन्ड, ठीक है। और तो हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन भी कर दिया कि 5 बॉन्ड होंगे, पर ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हमें पता है कि 3 बॉन्ड इक्वेटर में हैं, मतलब इक्वेटोरियल हैं, और 2 बॉन्ड एक्सियल हैं। तो इस केस में जो 5 के 5 बॉन्ड हैं, इन सभी की बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं होती। जो एक्सियल बॉन्ड हैं, ठीक है, ये वाले, ये थोड़े से लंबे रहते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड थोड़े से छोटे रहते हैं। तो एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर, ठीक है, लॉन्गर देन
इक्वेटोरियल। क्यों? क्योंकि इनकी ये जो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं इनसे 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री की वजह से रिपल्शन ज़्यादा होती है। ठीक है ना, देखो ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे रिपेल कर रहे हैं, ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे रिपेल कर रहे हैं, ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे रिपेल कर रहे हैं। तो इसलिए ये बॉन्ड थोड़ा सा लंबा हो जाता है, सीएल थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, रिपल्शंस कम हो जाएंगी। सिमिलरली ये दोनों भी आपस में 90 पे कर रहे हैं, ये भी 90 पे और ये भी 90 पे, तो 90 डिग्री रिपल्शन ज़्यादा है, इसलिए ये बॉन्ड थोड़े लंबे हो जाते हैं। जबकि इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, तो रिपल्शन पहले से कम है, राइट। तो लॉन्गर होंगे तो डेफिनेटली वीकर होंगे तो इसीलिए PCl5 थोड़ा सा रिएक्टिव होता है, ये बॉन्ड जल्दी से टूट जाते हैं। ठीक है, ये NCERT का क्वेश्चन भी है इसकी एक्सरसाइज में कि क्या पांचों के पांचों बॉन्ड सेम स्ट्रेंथ के हैं या सेम लेंथ के हैं, नहीं, राइट। तो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज, तो ये तो लिख ही लो कि एक्सियल बॉन्ड्स आर स्लाइटली लॉन्गर एंड वीकर देन इक्वेटोरियल, देयरफॉर PCl5 इज मोर रिएक्टिव। अब PCl5 जब सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो सॉलिड स्टेट में वो PCl4 पॉजिटिव और PCl6 नेगेटिव इस तरह के अरेंजमेंट में एग्जिस्ट करता है। तो PCl4 पॉजिटिव में क्या होगा, फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक निकाल दो तो 1 पॉजिटिव चार्ज, तो 4 के साथ बॉन्ड बन रहे हैं। तो PCl4 पॉजिटिव में उसका जो अरेंजमेंट है, क्योंकि 4 बॉन्ड बन रहे हैं, कोई लोन पिन है तो टेट्राहेड्रल है, और PCl6 में 6 बन रहे हैं तो ऑक्टाहेड्रल है। ये है सॉलिड स्टेट में इसका अरेंजमेंट। तो कभी सॉलिड स्टेट में क्वेश्चन आ जाए तो हमें पता होना चाहिए कि PCl5 का टेट्राहेड्रल प्लस ऑक्टाहेड्रल ये 2 आयंस की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट शेप्स, क्योंकि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के लिए टोटल 5 होने चाहिए, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर मिला के। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप और ज्योमेट्री तब होगी जब 5 के 5 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, दैट इज 5 + 0। ठीक है, तो PCl5 में 5 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर 5 सिग्मा है, यहाँ भी 5 सिग्मा है, यहाँ पर भी 5 सिग्मा है। और PCl2F3 में जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि PCl2F3 जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं उनको कहाँ रखना है, हमेशा एक्सियल। ठीक है, F3 है तो पहले दोनों एक्सियल पोजीशन पे उसको रखो, फिर उसके बाद तो ऑब्वियस बात है इक्वेटोरियल पे ही रखना पड़ेगा। ये जो रूल है दिस इज कॉल्ड बेंट्स रूल, और इसका रीज़न क्या है अभी हमें उस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये है, और ये हाइब्रिडाइजेशन में P कैरेक्टर से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो उतनी डिटेल में जाने की जरूरत होगी नहीं, उससे कोई फ़ायदा आपको होगा नहीं, राइट। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, देखो PCl2F3 में अगर मैं लिखूँ मैं, ये दोनों फ्लोरीन ऑपोजिट है, 180 डिग्री पे हैं, तो एक दूसरे की डाइपोल मोमेंट को कैंसिल करेंगे। पर ये जो 3 इक्वेटोरियल प्लेन में है, क्लोरो क्लोरो फ्लोरो, ये तीनों सेम नहीं है, तो ये तीनों एक दूसरे को एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो नॉन ज़ीरो होगा। पर PCl3F2 कर लें तो PCl3F2 में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो उसको रख दिया एक्सियल पे, और तीनों क्लोरीन आगे इक्वेटोरियल पे। तो अब दोनों फ्लोरीन एक दूसरे के डाइपोल को कैंसिल कर रहे हैं, और तीनों क्लोरीन क्योंकि सेम प्लेन में हैं, तीनों के एंगल बराबर हैं, तो 3 वेक्टर बराबर एंगल पे बराबर मैग्नीट्यूड के होंगे, तो रिजल्टेंट 0 होगा। तो इस केस में नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इज 0। बाकी स्ट्रक्चर आपको बना के प्रैक्टिस करने हैं। सीसॉ शेप, तो ये 4+1 के लिए है, SF4 SF2Cl2 XCO2F2। टी शेप में ये 3+2 मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो ये सारे हो गए। सभी के सभी आपको प्रैक्टिस करने हैं। लीनियर इज 2 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर। ठीक है, अब बात आती है कि ऑर्बिटल जो यूज़ हैं वो कौन से हैं यहाँ पे। देखो जो ऑर्बिटल्स यूज हैं sp3d में, S तो वही हो गया आपका, और P में तीनों आगे तो ऑब्वियस सी बात है px py pz तो होंगे। D कौन सा होगा, यहाँ पर D होता है dz²। 5 हैं आपके पास, तो 5 में से आपने dz² ही क्यों यूज़ किया इस हाइब्रिडाइजेशन में, ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो यू कैन पॉज द वीडियो हियर, फर्स्ट नोट इट डाउन एंड थिंक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट कि dz² यूज़ करने का क्या रीज़न हो सकता है। तो अब देखो, अब बात करते हैं कि dz² ही क्यों यूज़ किया। देखो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में हमें 3 बॉन्ड बनाने हैं एक प्लेन में। ठीक है, तीनों एक प्लेन में बनेंगे,
दो बन रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सियल डायरेक्शन में। तो टोटल 5 बॉन्ड बनाने के लिए 5 ऑर्बिटल तो चाहिए थे, तो एस तो यूज़ होगा क्योंकि ऑब्वियस ही बात है स्फेरिकल था वो, उसकी कोई डायरेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है उसकी। अब मान लो ये जो प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन है और ये जो वर्टिकल है ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो हमें 3 बॉन्ड तो एक्स वाई प्लेन में बनाने हैं, तो 3 बॉन्ड है एक्स वाई में बनाने हैं। एस तो स्फेरिकल है वो कहीं भी यूज़ हो जाएगा, तो एक्स वाई प्लेन में पी एक्स लग जाएगा आपको और पी वाई लग जाएगा, तो ये 3 ऑर्बिटल आ गए। तो ऐसा मान लेते हैं कि इन तीनों को यूज़ करके हमारे 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है। मैं ये नहीं बना रही ये तीनों अलग हाइब्रिडाइज करते हैं बाकी 2 अलग करते हैं, बट हाँ ये एक्सप्लेन करता है कि 5 में से ये 3 इक्वेटोरियल में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि ये हैं एक्स वाई प्लेन में। अब जेड एक्सिस में आपको 2 बॉन्ड बनाने हैं, तो एक तो पी जेड बचा, दूसरा कौन सा लेंगे? अब डी के पास आपके 5 ऑर्बिटल्स हैं, अगर आप डी एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड लेते हो तो वो तो पूरे प्लेन में रहते हैं, प्योरली एक एक्सिस के लॉन्ग नहीं होते। एक एक्सिस के लॉन्ग जो सबसे ज़्यादा जेड में कंट्रीब्यूट करेगा वो आएगा डी जेड स्क्वेयर, ठीक है ना। और कोई भी उतना ज़्यादा जेड की डायरेक्शन में नहीं है, ये तो प्योरली जेड की ही डायरेक्शन में है। तो एक जेड में आपके पास पी जेड आ गया और एक आपका डी जेड स्क्वेयर, तो 2 जो ऑर्बिटल आ गए ये हमारे 2 एक्सियल बॉन्ड्स बनाने के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, इसीलिए डी जेड स्क्वेयर यूज़ किया, ठीक है। अगर 5 के कॉम्बिनेशन में मान लो मुझे 5 बॉन्ड बनाने हैं और sp3d में, ज़रूरी नहीं है देखो, sp3d में अगर हम s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर यूज़ कर लें तो इफेक्टिवली एक प्लेन में 4 ऑर्बिटल आ गए। अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात करूं तो ये 3 भी एक्स वाई प्लेन में है, एस पी एक्स पी वाई, और ये वाला भी एक्स वाई प्लेन में। तो जेड में तो एक ही बचा, तो अब जेड में आपके 2 बॉन्ड नहीं बन सकते, तो ये वाला अरेंजमेंट अगर आप sp3d का यूज़ करते हो तो 4 बॉन्ड एक्स वाई प्लेन में ही बनेंगे। अगर सेंट्रल एटम को ए ले लेते हैं तो 4 बॉन्ड एक्स वाई प्लेन में बने और एक बना वर्टिकल, और ये अरेंजमेंट कैसा रहेगा आपका? स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना, क्योंकि सॉरी स्क्वायर पिरामिडल, तो ये ज्योमेट्री बनी आपकी स्क्वायर पिरामिडल। तो यस, स्क्वायर पिरामिडल अगर आपके पास है तब हम d का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं ना। तो क्वेश्चन राइज सर डी एक्स वाई क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि इस केस में जो आपके ये जो 4 डायरेक्शन है ये अलॉन्ग द एक्सिस हैं। अगर ये आपकी एक्स एक्सिस है तो ये आपकी वाई एक्सिस होगी और ये आपकी जेड एक्सिस होगी, तो बॉन्ड अलॉन्ग द एक्सिस बन रहा है। एक्स वाई में जो लोब्स होते हैं वो इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, हमें इन बिटवीन द एक्सिस नहीं बनाने बॉन्ड, अलॉन्ग द एक्सिस बनाने। सिर्फ डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर में ही अलॉन्ग द एक्सिस होते हैं। तो ऑर्बिटल कौन से यूज़ हो रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आ गया? तो स्क्वायर पिरामिडल होगा तो कौन सा डी यूज़ होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल था इसलिए हमने डी जेड स्क्वायर यूज़ किया। अब नेक्स्ट इज द sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d2 ऑक्टाइडल अरेंजमेंट है, 6 बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं, sf6 है। सेम चीज़ आप इसके लिए डिफाइन कर सकते हो, जैसे सल्फर है, ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन उसकी 3s2 एंड 3p4 है, ठीक है, 1 2 3 4, और 3p के बाद हमारे पास 3d भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे क्या होगा? हमारे पास रिक्वायरमेंट कितने बॉन्ड बनाने की है? sf6 में 6 बॉन्ड है, 2 ही अनपेड है, तो 2 अनपेड के लिए क्या करेंगे? हम p से भी एक इलेक्ट्रॉन को जंप कराएंगे d में और s से भी एक इलेक्ट्रॉन को जंप कराएंगे d में। तो सल्फर का एक्साइटेड स्टेट में 3s में एक इलेक्ट्रॉन, 3p में रह जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स और d में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो टोटल आ गए 6। तो ये सारे मिक्सिंग करके फिर sp3d2 देंगे, ऑक्टाइडल अरेंजमेंट है, दिस इज द ऑक्टाइडल अरेंजमेंट, तो बन जाएगा। अब पॉइंट है कि इसमें जो ऑर्बिटल्स यूज हुए वो कौन से थे? तो sp3 तो आपको पता ही है, तो px py pz तो जाएंगे प्लस। अब देखो यहाँ पे ये जो 4 बॉन्ड्स हैं ये तो अलॉन्ग द एक्सिस बन रहे हैं, एक्स एक्सिस ले लो, ये वाई ले लो, तो ये जेड होगी, तो जेड के लॉन्ग 2 लग जाएंगे, एक pz हो गया और एक dz स्क्वायर हो गया, ठीक है।
अब अलॉन्ग द एक्सिस हमें एक्स वाई प्लेन में 4 चाहिए थे। एक्स वाई प्लेन में एक एस, पी एक्स, पी वाई, 3 तो हो गए। डी का कौन सा लग जाएगा? एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, क्योंकि उसके ऑर्बिटल्स अलॉन्ग द एक्सिस होते हैं लोब। ठीक है, तो sp3d2 में डी जेड स्क्वेयर और डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर यूज होते हैं। इसमें भी जब स्टेरिक फैक्टर 6+0 है तो शेप और ज्योमेट्री दोनों ऑक्टाहेड्रल, SF6, TeCl6, XeO44 नेगेटिव। तो ये सारी की सारी ज्योमेट्रीज आपको ट्राई करनी है, प्रैक्टिस करनी है, आपको याद होनी चाहिए, राइट? तो पॉज द वीडियो हियर एंड नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन केस ऑफ IF5 एंड XeF5 पॉजिटिव, डिस्टॉर्शन इज ऑब्जर्व्ड इन द शेप ड्यू टू ग्रेटर रिपल्शन फ्रॉम लोन पेयर। देखो IF5 में अगर हम स्ट्रक्चर लें, आयोडीन की वैलेंस 7 है, 7 में से 5 के बॉन्ड बने और एक पेयर है, तो 5 बॉन्ड और एक लोन पेयर का मतलब हुआ स्टेरिक फैक्टर 6। तो 6 में ऑक्टाहेड्रल सा अरेंजमेंट रहेगा, एक लोन पेयर ले लेते हैं और 5 में लगा देते हैं बॉन्ड्स। अब इसमें होगा क्या? अगर आप बोलो कि सर ये परफेक्टली ये प्लेन में है 4 और ये प्लेन के ऊपर है, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो रिपल्शन क्रिएट हो रही है लोन पेयर बॉन्ड पेयर की, ये भी 90 डिग्री की है, ये भी 90 डिग्री की है, ये भी 90 डिग्री की है। पर इस फ्लोरीन से जो इनको क्रिएट होगी वो लोन पेयर नहीं है, वो बॉन्ड पेयर है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन स्ट्रॉन्गर होगी, तो डेफिनेटली ये 4 बॉन्ड, ऐसा नहीं हो सकता कि ये 4 बॉन्ड एक ही प्लेन में रहें, एक एग्जैक्टली ऊपर रहे। ठीक है, यहाँ जो लोन पेयर है ये इसको ज़्यादा प्रेस करेगा, तो हल्की सी डिस्टॉर्शन यहाँ पे ऑब्जर्व होगी। तो सेम चीज़, आयोडीन के पास भी वैलेंस 7 है, जीनॉन के पास 8 होती है, पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया तो एक कम कर दिया तो 7 हो गया। तो दोनों में सिमिलर स्ट्रक्चर बनेंगे, तो लोन पेयर से ग्रेटर रिपल्शन की वजह से देयर इज सम डिस्टॉर्शन। ठीक है, क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो sp3d3 में क्या है, यहां पे टोटल हमारे पास बॉन्ड कितने बन रहे हैं? 7। ठीक है, स्टेरिक फैक्टर 7 हो गया। तो पेंटागनल बाई पिरामिडल, मतलब एक हम बना लेंगे पेंटागन, तो सेंटर से 5 बॉन्ड इस तरह होंगे, एक बॉन्ड एक्सिली अप, एक बॉन्ड एक्सिली डाउन। तो पेंटागन है, वो एक ऊपर की तरफ पिरामिड बन रहा है और एक नीचे की तरफ पिरामिड बन रहा है, तो पेंटागनल बाई पिरामिडल। तो 7 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, तो ये आ गया पेंटागनल बाई पिरामिडल। और पेंटागनल बाई पिरामिडल की जो अरेंजमेंट है, जैसे कि हम IF7 लिख सकते हैं, 7 वैलेंस थी, 7 के साथ इलेक्ट्रॉन से बना दिया। फिर आता है 6+1। अब 6+1 में ऐसा अरेंजमेंट नहीं है कि आपने ये 5 पोजीशन लगा दी, छठे पे लगा दिया और 7वें पे आपने लोन पेयर छोड़ दिया। 6+1 की जो ज्योमेट्री है दैट इज कॉल्ड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, मतलब ये रहता ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, समझ आया? ये रहेगा ऑक्टाहेड्रल, पर कैसा रहेगा? डिस्टॉर्टेड फॉर्म में, क्योंकि एक लोन पेयर आ गया आपके पास। तो नाउ अब आपका जो होमवर्क है दैट इज रीड अबाउट दिस डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ये कैसी है, मैं आपको एग्जांपल इसका दे देता हूँ। जैसे कि XeF6, तो 6 बॉन्ड बन रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन एज अ पेयर रहेंगे। देन IF6 नेगेटिव है, तो ये हो गया इसके एग्जांपल। तो इनकी ज्योमेट्री में क्या होगा? ठीक है, XeF6 की ज्योमेट्री कैसी रहेगी, क्यों रहेगी, कुछ डायनेमिक इक्विलिब्रियम वहाँ पे है, तो यू हैव टू वर्क अबाउट दैट। ठीक है, ढूंढो उसको थोड़ा सा बुक्स में, उसके ऊपर स्टडी करो क्या था, लोन पेयर को कहाँ रखा और वहाँ पर क्यों रखा, कहीं और क्यों नहीं रखा, और उसकी डायपोल मोमेंट क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, बात करते हैं उसके बारे में। तो बिकॉज आई एक्सपेक्ट कि आप उसके बारे में कुछ ढूंढोगे। ठीक है, देन नेक्स्ट इज 5+2 दैट इज पेंटागनल प्लेनर। 5+2 भी 7 होगा। तो पेंटागनल प्लेनर क्या है कि ऊपर भी लोन पे रख लो, नीचे भी लोन पे रख लो, तो 5 के 5 सेम ही प्लेन में आ जाएंगे। तो सेम ही प्लेन में जैसे XeF5, ठीक है, 1 नेगेटिव, ये हो गया।
राइट? तो क्लियर है इसमें? तो ऐसे केस में जो दो लोन पेयर आएंगे दोनों को हम एक्सियल रखेंगे। देन नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि फॉस्फोरस जैसे कि क्लोरीन के साथ 5 बॉन्ड बनाता है और क्लोरीन की वैलेंस 1 है, मतलब उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिंगल बॉन्ड बनाएगा वो। तो जब PCl5 बन सकता है तो PH5 भी तो बन सकता है, पर PH5 डजंट एग्जिस्ट। वाई? सिमिलरली यू कैन ऑल्सो आस्क कि SF6 एग्जिस्ट करता है पर SH6 डजंट एग्जिस्ट। वाई? नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज जब हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो वी डोंट टेक इन टू कंसिडरेशन के व्हाट आर द एनर्जी वेरिएशंस। हम उसके बारे में जनरली बात नहीं करते, बट रियलिटी में हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट एज सिंपल जितना सिंपली हम इसको पढ़ लेते हैं क्लास में। इसलिए आपके जो बहुत सारे डाउट्स हैं, सर ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, दे आर जस्टिफाइड, बट रियलिटी में चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो जब हम उन चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ यार सही बात है, हम बहुत कम नॉलेज के साथ बहुत कुछ प्रिडिक्ट करने की ट्राई करते हैं, इसीलिए फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो देखो, हाइब्रिडाइजेशन का मेन फंडा है कि हमारे पास एनर्जी भी कंपेरेबल होनी चाहिए मिक्सिंग वाले ऑर्बिटल्स की, और ओवरलैप अच्छा होना चाहिए ताकि बॉन्ड स्ट्रांग बने। क्योंकि जब आप एक लोअर ऑर्बिटल से उसको जंप करवा रहे हो, एक्साइट करवा रहे हो हायर में, तो उसमें कुछ एनर्जी लगेगी। वो एनर्जी तब कंपनसेट होगी जब अच्छा ओवरलैप, एक अच्छा स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसे फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस में जो मोस्ट प्रोबेबल रेडियाई हैं 3s का है 47 पाइकोमीटर, 3p 55 पाइकोमीटर, तो बड़ा गैप नहीं है दोनों में, तो ये अच्छा ओवरलैप कर लेंगे। 3s और 3p काफ़ी क्लोज हैं, ठीक है, 47 पाइकोमीटर और 55 पाइकोमीटर। पर जो 3d है उसका है 240 पाइकोमीटर, बहुत डिफ्यूज्ड है। ये डिफ्यूज होने की वजह से इसके साथ अच्छा ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं हो पाएगा। तो एनर्जी भी हाई है, डिफ्यूज ऑर्बिटल है, तो पुअर ओवरलैप। पुअर ओवरलैप तो बड़ा बेकार बॉन्ड बनेगा, उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं होगी, राइट? अब जो हमें इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से, एनर्जी वाले से हायर में जंप करवाना पड़ता है, तो ड्यू टू हाई प्रोमोशन एनर्जी और जो ओवरलैपिंग हो रही है बड़ी पुअर हो रही है एंड डिफ्यूज ओवरलैप, तो डी ऑर्बिटल बोलते हैं कि पार्टिसिपेट करने का फ़ायदा क्या है, कि इतना खर्चा भी किया उसके बाद भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन रहा, कोई इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो देयर इज नो पॉइंट इन ओवरलैपिंग और इन पार्टिसिपेटिंग इन द हाइब्रिडाइजेशन। तो ऐसे केस में डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। सही है? तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर हमें इस चीज़ को करेक्ट करना है तो क्या करेंगे हम? तो इस केस में क्या करना है, जो डिफ्यूज थे, बहुत स्प्रेड आउट थे, उसको हमें श्रिंक करना है। तो एक तो हमें डी ऑर्बिटल की एनर्जी को लोअर करना है ताकि वो थोड़ा कंपेरेबल एनर्जी में आए, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करना है उनको ताकि उनका रेडियस थोड़ा कम हो। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? पहला तरीका है बाय इंक्रीजिंग द जेड इफेक्टिव, क्योंकि सेंट्रल जो अपना जो न्यूक्लियस है वो जितना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लेगा, वो जेड इफेक्टिव से पता लगता है कि कितना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच रहा है। तो जितना जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अंदर खींचेगा, अंदर खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा होगा, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, राइट? तो जब फॉस्फोरस, मान लो यहाँ पे पांचों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे Cl है, PCl5, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो, और फॉस्फोरस क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या हो गया, इसका जेड इफेक्टिव बढ़ गया और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। अब ये ज़्यादा जोर से अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अंदर खींच रहा है, तो दिस रिजल्ट्स इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल क्लाउड, राइट? जिसकी वजह से अब क्या हो गया, जो पहले 240 के आसपास वैल्यू थी, 240 पाइकोमीटर, ये कॉन्ट्रैक्ट करके आ गया 140, सॉरी नहीं, ये सल्फर का डेटा है, ओके। तो सल्फर के देखो, सल्फर के केस में जो SF6 था वहाँ पर डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट कर गए और 140 पे आ गए, तो ऑब्वियस सी बात है ओरिजिनल भी 240 या उससे ऊपर ही रहे होंगे। तो देखो S, P और D के बीच में बड़ा डिफरेंस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, राइट? पर SH6 बनाओ या PH5 बनाओ तो हाइड्रोजन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि वो सेंट्रल एटम को उसका जेड इफेक्टिव बढ़ा दे या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ा दे। तो जब आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्ड बनाते हो तो वो सेंट्रल एटम को डेफिशिएंट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन में और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जेड इफेक्टिव बढ़ा देते हैं। पर हाइड्रोजन ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी एंड नो पार्टिसिपेशन ऑफ डी ऑर्बिटल इन हाइब्रिडाइजेशन। तो 6 बॉन्ड बनने का भी स्कोप नहीं बचा, ठीक है?
तो आई थिंक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी देर से हम काफ़ी सिंपल सी चीज़ें, बोरिंग सी चीज़ें करते जा रहे थे, तो कभी कभी बच्चे बोर हो जाते हैं कि ये सब कुछ तो बुक में दिया रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं हम। नाउ नेक्स्ट इज फाइंडिंग हाइब्रिडाइजेशन क्विकली। व्हाट इज द शॉर्टकट जो मैं यूज़ करता हूँ जनरली, और आपको कुछ अच्छी बुक से मिल जाएगा डेफिनेटली, इट्स नॉट कि मैंने इसको डिस्कवर किया है। तो काफ़ी बुक्स में फॉर्मूला भी रहेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये करो, ऐड करो, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। मेरा सिंपल सा फंडा है, हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है, पाई नहीं गिनने, मतलब डबल बॉन्ड में भी एक ही सिग्मा है, ट्रिपल में भी एक ही सिग्मा है, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर। अब ये फ्री क्या है, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ आएगा जब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो आप सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर अगर ये मिला के 2 आते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, ये 3 आते हैं तो sp2 है, ये 4 आते हैं तो sp3 है, ये 5 आए तो sp3d, ये 6 आ गए तो sp3d2, 7 आ गए तो sp3d3। इतनी जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इसको आप ऑर्गेनिक पे लगाओ, इनऑर्गेनिक पे लगाओ, परफेक्ट आंसर आएंगे। जैसे H2O में बोलो तो सेंट्रल एटम है, उसके पास ऑक्सीजन का 2 लोन पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 + 2 4, 4 का मतलब sp3 है, ये टेट्राहेड्रल है, ठीक है। फिर जैसे कि SO2 की बात की थी हमने, तो SO2 का मैंने स्ट्रक्चर जो एक उसकी बॉन्डिंग एक्सप्लेन करने से पहले बनाया था, कुछ ऐसा बनाया था, ठीक है। अब इसको चाहे कोऑर्डिनेट ले लो या डबल ले लो, है तो एक ही सिग्मा, यहाँ पर भी एक ही सिग्मा है और एक लोन पेयर, तो 2 सिग्मा और एक लोन पेयर मिला के 3 का मतलब sp2, राइट। तो इस तरीके से अपन बहुत इजीली, बहुत फास्ट हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो नोट इट डाउन। अब देखो नेक्स्ट वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 28, एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन ऑल दीज स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सिर्फ 14 स्ट्रक्चर है अपने पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू टू ट्राई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर दो, ट्राई टू सॉल्व दिस, फिर हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखो XeF2 में सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 में से 2 चले गए सिंगल बॉन्ड बनाने, ठीक है, फ्लोरीन, जीनॉन, फ्लोरीन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, बाकी 3 बचे पेयर, तो 3 पेयर और 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर, 5 का मतलब sp3d। XeF4 जीनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 4 ने सिंगल बॉन्ड बना लिए, बाकी 4 के 2 पेयर बच गए, तो 4 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, 4 2 6 का मतलब हो गया sp3d2। देन PCl3 फॉस्फोरस के पास 1 पेयर बचेगा, बाकी 3 जाएंगे बॉन्ड बनाने, तो 5 में से 3 ने बनाए 3 सिग्मा और 1 बचा लोन पेयर, 3 1 4 का मतलब sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री से रिलेटेड है, टेट्राहेड्रल का मतलब है sp3, मतलब या फिर आप बोलो कि sp3 का मतलब है टेट्राहेड्रल। शेप का हाइब्रिडाइजेशन से रिलेशन नहीं है, उसके लिए आपको बस लोन पेयर को इग्नोर करना पड़ता है, ठीक है। तो sp3 में ये बेंट भी हो सकते हैं, ये टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, ये पिरामिडल भी हो सकता है। तो हाइब्रिडाइजेशन आपको शेप का आइडिया नहीं देती, ज्योमेट्री का आइडिया देती है। PCl5 में 5 के 5 सिग्मा में ही गए, 0 लोन पेयर, तो 5 का मतलब हो गया sp3d। SF6 6 के 6 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड, तो 6 सिग्मा मतलब sp3d2। IF3 7 में से 3 के बन गए सिग्मा और 2 बन के लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर और 3 सिग्मा, 3 2 5 का मतलब sp3d। CH4 4 सिग्मा है, 0 लोन पेयर, तो ये sp3 है, हमें पता है। CCl4 में भी 4 सिग्मा है, तो ये भी sp3 है। वाटर का भी किया, 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर 4, तो ये भी sp3 है। NH3 के केस में भी नाइट्रोजन का 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर 4, तो sp3। कार्बोनेट के स्ट्रक्चर में, कार्बोनेट का कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O, 2 पे O नेगेटिव होगा, ये इनका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली देखा जाए तो 3 सिग्मा है कार्बन के पास, लोन पेयर तो कोई भी नहीं है, तो 3 सिग्मा है, 0 लोन पेयर, तो sp2। PO4 3 माइनस, ये 3 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, 1 पे डबल बॉन्ड, तो सिग्मा तो 4 हुए, ये 3 और डबल बॉन्ड में 1, तो 4 सिग्मा है, लोन पेयर कोई नहीं है, तो ये sp3 है। NH4 पॉजिटिव में नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन तो छोड़ दिया, तो 4 सिग्मा है, तो ये भी sp3
3 है, NO3 नेगेटिव, HNO3 में स्ट्रक्चर बना लो, डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये 3 ही है, सिग्मा बॉन्ड तो 3 है, तो 3 सिग्मा 0 लोन पेयर, तो ये sp2। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना आई थिंक आपको अब आराम से आ जाना चाहिए, आराम से सॉल्व हो जाना चाहिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 29, एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन द गिवन कंपाउंड। तो ये ऑर्गेनिक के कंपाउंड है, तो उसको भी साथ के साथ ही हाइब्रिडाइजेशन का फंडा निपटाए डालते हैं। ठीक है, देखो ये पहला वाला कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, डबल तो कोई भी नहीं है ना इसके पास, तो 3 H के साथ है और एक ही है, तो 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा का मतलब sp3। याद रखो जब भी कार्बन के पाई बॉन्ड कोई नहीं बन रहा है और 4 बॉन्ड पूरे हैं तो चारों सिंगल हैं, तो चारों सिंगल sp3 है। sp2 तभी होगा जब कम से कम एक पाई बॉन्ड हो, कम से कम एक। ठीक है, न्यूट्रल स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं। ये कार्बन देखो 2, एक ही सिग्मा 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ, तो 4 सिग्मा, तो ये भी sp3। ये वाला कार्बन, ये 1 सिग्मा, ये 2, ये 3 सिग्मा में है, एक पाई है, तो 3 सिग्मा का मतलब sp2। तो जब भी कार्बन एक डबल बॉन्ड में इन्वॉल्व है ना, तो sp3 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाई बॉन्ड बनाने के लिए pp और ओवरलैप चाहिए, तो एक p तो वहाँ चला जाएगा, तो तीनों p तो हाइब्रिडाइजेशन में आएंगे ही नहीं। ये कार्बन देखो 1 2 3 4, ये 2 3 और एक H के साथ 4, तो ये sp3 हो गया। नाइट्रोजन की बात करें तो एक पेयर है, बाकी 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये भी sp3 हो गया। ये कार्बन, ये भी sp3, सारे सिग्मा है। ये ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, तो लोन पेयर ड्रॉ किए हैं नहीं, वो देख लेना है। ठीक है, वो देख लेने हैं, तो ये 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा मिला के 4 का मतलब sp3। ये कार्बन 1 सिग्मा, एक H के साथ 2, एक ये 3, तो ये sp2। इसके भी 2 और ये 3, तो ये sp2। नेक्स्ट में ये कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है, तो एक H के साथ है, एक ही है, 2 का मतलब sp, तो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज होता है। ये कार्बन चारों हैं, तो sp3। इस ऑक्सीजन के पास 2 पेयर हैं, 2 सिग्मा है, तो ये sp3। ये कार्बन 4 सिग्मा है, sp3। इस नाइट्रोजन के पास एक पेयर है और 3 सिग्मा है, तो ये sp3। ये वाला भी sp3, ये वाला भी sp3 और ये वाला भी sp3, सारे सिंगल बॉन्ड हैं। ठीक है, तो आपको ऑर्गेनिक वाले में भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट डन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं सम मोर कॉन्सेप्ट ऑन डायपोल मोमेंट, क्योंकि डायपोल मोमेंट पे हमने बात की थी ना, बेसिक्स उसका पढ़ लिया था। बाकी मैंने आपको कहा था जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि डायपोल मोमेंट का फंडा होता क्या है, क्योंकि सारे ही वेक्टर हैं। आपको ज्योमेट्री पता होगी कि किस एंगल पे बॉन्ड बने हुए हैं, तब तो आप वेक्टर एडिशन के लॉ लगा पाओगे, राइट। तो देखो अब हम बात करते हैं लोन पेयर मोमेंट की, कि लोन पेयर की डायपोल मोमेंट क्या होती है, कैसे आती है। देखो डायपोल मोमेंट हमने पढ़ा था, म्यू से डिनोट करते हैं, और ये होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज कितना आएगा, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ज़्यादा होगा, और डिस्टेंस 2 एटम के बीच का डिस्टेंस, तो बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड हो गया। और डिनोट हम इसको डायपोल को ऐसे करते थे, पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ एरो जाता था, और ऐसा यूनिट डी बाई कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। अब हम बात करें कि लोन पेयर भी डायपोल मोमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, हमेशा नहीं करता। लोन पेयर अगर हमारा प्योर एस ऑर्बिटल में है, तो प्योर एस ऑर्बिटल कैसा होगा, स्फेरिकल, कोई डायरेक्शन प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो पेयर है आपका वो प्योर स्फेरिकल में, तो किसी भी डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट कैसी आएगी, क्योंकि एक डायरेक्शन तो है ही नहीं ना इसकी, सभी डायरेक्शन बराबर बराबर है। तो प्योर एस में अगर लोन पेयर है, या प्योर पी में है, प्योर पी में भी दोनों लोग, तो जितना ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस डायरेक्शन में है उतना ही इस डायरेक्शन में भी है, तो दोनों एक दूसरे की डायपोल मोमेंट को नेट जीरो कर देते हैं। तो प्योर पी में हो या प्योर एस में हो लोन पेयर, तब उसकी डायपोल मोमेंट में कंट्रीब्यूशन जीरो है। सेकंड, अगर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, यस, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ ऐसा है, एक लोब बड़ा है तो इसकी तरफ को नेट कंट्रीब्यूशन रहेगी। छोटा लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होती है, तो उसकी कंट्रीब्यूशन नहीं रहती। तो जब वो हाइब्रिड में रहेगा लोन पेयर, तब वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। फिर उसमें भी वैल्यू ऑफ लोन पेयर मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर, मतलब अगर एस पी हाइब्रिड है तो ज़्यादा डायपोल मूवमेंट आएगी, उसकी लोन पेयर मूवमेंट ज़्यादा आएगी, उससे कम आएगी sp2 में, उससे कम आएगी sp3 में। तो ऐसा नहीं कि एस कैरेक्टर बढ़ता जाएगा तो आप बोलोगे सर प्योर एस में तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, नहीं,
हाइब्रिड की बात कर रहे हैं कि हाइब्रिड में मैक्सिमम एस करेक्टर होता है एसपी में 50%, तो अप टू 50 मतलब एसपी में सबसे ज़्यादा लोन पेयर मूवमेंट आती है। उसके बाद अगर एस करेक्टर 50 से बढ़ता जाए तो वो स्फेरिकल होता जाता है और उसका लोन पेयर मूवमेंट घटता जाता है। तो आफ्टर 50% लोन पेयर मूवमेंट घटता जाएगा बिकॉज वो स्फेरिकल हो रहा है अब ज़्यादा। ओके, तो ये पॉइंट भी नोट कर लो। नेक्स्ट इज इन जनरल लोन पेयर मूवमेंट इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर मूवमेंट। तो लोन पेयर मूवमेंट बॉन्ड पेयर वाले से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं, तो आपको थोड़ा सा एक अच्छा एस्टिमेट लगाने में उससे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के ये 3 जो बॉन्ड हैं हाइड्रोजन के, ये तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं, पर लोन पेयर जो है ये भी काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, फिर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हम निकाल सकते हैं कि किसी बॉन्ड में कितना परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है। तो आ जाएगा ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट, मतलब ऑब्जर्व म्यू डिवाइड बाय, ऑब्जर्व्ड हो गया जो एक्चुअल है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, डिवाइड बाय कैलकुलेटेड जो आपने थ्योरी के बेस पे प्रिडिक्ट किया कि हाँ इतना होना चाहिए। तो कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट मतलब ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड इनटू 100, या ऑब्जर्व्ड चार्ज की पोलैरिटी में जो चार्जेस आए वो ऑब्जर्व्ड कितने थे, कैलकुलेट आपने कितने किए थे इनटू 100। तो इस तरह से हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी निकाल सकते हैं, पर आई डोंट थिंक इसके ऊपर आपको कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, हाँ डेटा दिया हो, डायरेक्टली डेटा दिया कि ऑब्जर्व वैल्यू इतनी थी पर जो चार्ज था वो इतना था, डिस्टेंस इतना था, तो चार्ज इनटू डिस्टेंस से आप कैलकुलेट कर लो, ऑब्जर्व की वैल्यू दी रहेगी, उनसे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप इसको निकाल सकते हो कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना है। डन। नेक्स्ट ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी डायपोल मूवमेंट के बारे में बात कर ही लेते हैं, जब इसको टॉपिक चला ही हुआ तो एक के साथ निपटा लेते हैं। देखो अब NH3 में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की बॉन्ड में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस बॉन्ड की डायपोल इस तरफ रहेगी, इसकी भी इस तरफ रहेगी, इस बॉन्ड की भी इस तरफ रहेगी और लोन पेयर की ऊपर रहेगी। तो सारी ऊपर की तरफ चले हैं तो जो रिजल्टेंट है वो भी ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो इसकी में रिजल्टेंट की देखें तो दिस इज द म्यू रिजल्टेंट और इसकी वैल्यू आती है 1.5 डी बाई। NF3 में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वाला डायपोल नीचे को रहेगा, ये भी नीचे को रहेगा, ये भी तीन, तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो नीचे, पर लोन पेयर का ऊपर है। तो नेट इन दोनों का जो रिजल्टेंट चारों का मिला के लेंगे वो स्लाइटली डाउनवर्ड रहता है, तो उसका जो म्यू रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू है 0.2 डी बाई। ठीक है, तो कंपेयर कर सकते हैं ना, क्योंकि 3 नीचे और एक ऊपर है तो ऑब्वियसली 3 का ही रिजल्टेंट ज़्यादा थोड़ा हैवी रहेगा, पर ज़्यादा हैवी भी नहीं है। तो देखो लोन पेयर अच्छा खासा है, एक अकेले लोन पेयर ने इनको काफ़ी हद तक बैलेंस कर लिया, सिर्फ 0.2 डी बाई का डायपोल मोमेंट आ रहा है यहाँ पे, राइट। फिर H2O में H और O का डायपोल मोमेंट इधर को रहेगा, इस बॉन्ड का इधर को रहेगा, ये लोन पेयर भी ऊपर की तरफ रहेंगे। तो ऐसे नहीं कि H के एग्जैक्टली ऑपोजिट ये है, पर एटलीस्ट ये है कि चारों ऊपर की तरफ ही हैं। ठीक है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है और एक इस तरह करें, मतलब चार ये एक एंगल पे, एक ऐसा है और एक इसके सामने ही ऐसा है, तो चारों ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, तो रिजल्टेंट ऊपर की तरफ रहेगा। तो रिजल्टेंट जो है वाटर के केस में दैट इज 1.84 डी बाई। F2O में फ्लोरीन वाले 2 नीचे रहते हैं, लोन पेयर वाले 2 ऊपर रहते हैं, तो जो रिजल्टेंट है वो डाउनवर्ड है इस केस में, म्यू इज इक्वल टू 0.3 डी डाउनवर्ड। तो ज्योमेट्री का भी इफेक्ट पड़ता है कि 2 लोन पेयर तो हैं, आप बोलोगे 2 लोन पेयर सर ऊपर जा रहे थे, बट लोन पेयर आपस में कितने एंगल पे हैं, 90 डिग्री से ज़्यादा है, क्योंकि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा तो 109 तो मिनिमम होना चाहिए। अगर 2 वेक्टर 90 डिग्री पे लगे हों तो ये वाला ऊपर वाले में तो 0 कंट्रीब्यूशन दे रहा है ना, इसका वर्टिकल कंपोनेंट तो 0 है, तो 90 से बड़े एंगल पे लगे होंगे तो ऑब्वियस ही बात है एक दूसरे को काट रहे हैं वो, तो दोनों लोन पेयर ऊपर नहीं लगे हुए, उनका एंगल 109 से बड़ा है, 90 से भी बड़ा है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, एक तरह से कुछ पार्ट कैंसिल ही हो रहा है उनका। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन के लॉ के बेस पे डिफाइन करना है इनको। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें N2F2 के 2 तरीके हैं, N डबल बॉन्ड N 2F लगे। फ्लोरीन एग्जैक्टली ऐसे हो सकते हैं, तो देखो नाइट्रोजन का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो नाइट्रोजन एक सिग्मा और एक लोन पेयर, तो ये नाइट्रोजन भी sp2, ये वाला भी sp2, और sp2 की ज्योमेट्री क्या होती है, ट्रायगोनल प्लेनर, मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में है, तो मतलब ये F और ये F एग्जैक्टली 180 डिग्री पे हैं, डायगोनल वाला ही फंडा है,
तो इसकी डायपोल मोमेंट इधर होगी, इसकी इधर होगी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ये लोन पेयर इधर है, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर है, तो ये रिजल्टेंट आप देखोगे तो ये 0 आ रहा है। पर इस केस में ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है। अब ये डिफरेंस इनमें क्या है, ये सिस है, ट्रांस है, ये आप बाद में पढ़ेंगे ज्योमेट्री के बारे में जब डिटेल आगे आएगी। अभी देख लो अगर ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो ये फ्लोरो और फ्लोरो तो आपस में कैंसिल नहीं हो रहे ना, और ये लोन पेयर मतलब हैं, ये वाला जो डायपोल है ये इस फ्लोरो के एग्जैक्टली ऑपोजिट है, तो आपस में क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल तो करेंगे पर एग्जैक्ट कैंसिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी। तो इसका रिजल्टेंट अपवर्ड रहता है क्योंकि लोन पेयर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसकी मोमेंट्स, तो म्यू इज इक्वल टू 0.16d अपवर्ड है ये, ठीक है, रिजल्टेंट। तो इस तरह से हम ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग डायपोल मोमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आपको प्रेडिक्ट करना है इन केसेस में कि जीरो है या नॉन जीरो डायपोल मोमेंट है फॉर दीज मॉलिक्यूल्स। तो चलो इतना डिटेल में अभी इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ देता हूँ। पहले आपको मैंने एक डिस्टॉर्टेड ऑक्टेहेड्रल वाला भी काम दिया हुआ है, ये भी आपको करने हैं, एंड ये वाले पार्ट भी, ठीक है, सभी के लिए। तो ज्योमेट्री भी बनाओगे तो ज्योमेट्री भी इससे समझ आ जाएगी और साथ के साथ डायपोल मोमेंट वाला भी पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एंड लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स, ये ट्रेंड आपको नोट ही करने हैं। आई थिंक आपको समझ आ जाएंगे बट नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है। सेकंड वाले में एक्सेप्शन है इसलिए मेंशन किया हुआ है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। या आपको समझ आ गया तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन दीज। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात स्टार्ट कर देंगे, डायपोल वाला पार्ट तो हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लेंगे एक बार, फिर उसके बाद MOT स्टार्ट करते हैं, ओके। तो थोड़ा सा पढ़ के आना, जो तो बेसिक से सारा का सारा, डोंट कम ब्लैंक इन द नेक्स्ट क्लास। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर होमवर्क एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।